दोस्तों सादर नमस्कार। एक बार फिर प्रश्नोत्तरी इस श्रृंखला में अक्सर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि पानी में जैसे एक छोटी सी कील यदि पानी में डाले तो कील डूब जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो विशाल जहाज होते हैं वो पानी में आराम से तैर जाते हैं। आपके दिमाग में भी हमेशा ये रहा होगा, पर उसका जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है, बहुत कम लोग उसका जवाब दे पाते हैं। आज के इस प्रयोग में इसको समझाने के पहले एक छोटा सा प्रयोग करूंगा आपके सामने। उस प्रयोग के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है, जबकि बड़े से बड़ा जहाज, विशालकाय जहाज, वो पानी में आराम से तैर जाता है। तो इसी सीरीज में आगे देखिए। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक छोटा सा प्रयोग करें। जैसे देखिए, ये एक कील है, इसे यदि हम पानी में डालते हैं, देखिए छोटी सी कील है, स्क्रू है, यदि जैसे इसे पानी में डालते हैं तो आप देखिए कि आराम से ये कील पानी में डूब गई। दूसरी तरफ ये देखिए, आप देख सकते हो लकड़ी है, यदि इस लकड़ी को यदि हम पानी में डालें तो ये आराम से तैर रही है। अब इसमें आप 2-3 सवाल आप मुझे कर सकते हो। जैसे कि आप कहोगे कि पहला सवाल तो आपका ये होगा जैसे कि ये कील है लोहे की बनी हुई, इसलिए पानी में डूब जाती है, या कह सकते हो कील ज्यादा भारी है, जबकि भार के मामले में देखा जाए तो ये लकड़ी ज्यादा भारी है, ये पानी में तैर रही है। अब दूसरा आपका ये हो सकता है कि ये चूंकि लकड़ी है, ये लोहा है और लोहा पानी में डूब जाता है। एक आपकी मानसिकता ये बनी हुई है, तो इस चीज को भी देख लीजिए। आपके सामने डूबी हुई कील है, वो भी स्टील से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। आपके सामने प्लेट है, देखिए। अब इस प्लेट का भार इस कील से कई गुना ज्यादा है। कील पानी में डूबी हुई है, पर इस प्लेट को अब देखिए इस पानी की सतह पे मैंने रख दिया। अर्थात कि आपका जवाब यदि ये है कि लोहे से बनी हुई चीज पानी में डूब जाती है तो आप गलतफहमी में। इसका मतलब तो ये कि पानी की प्लेट डूब जानी चाहिए थी, परंतु ये तैर रही है, जबकि इससे काफी हल्की लोहे की कील डूब चुकी है। अब इसे समझाने के पहले थोड़ा मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। आप इसी प्लेट के माध्यम से, जैसे ये प्लेट है, आपने देखा होगा कि जैसे कि इसी प्रकार की कोई चीज पानी में तैरती है तो थोड़ा हल्का बल लगाइए, इसे नीचे दबाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए इस प्लेट को नीचे दबाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी ताकत लगानी पड़ती है। अब ये जो ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि पानी के नीचे से एक बल काम करता है जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं इसे? क्योंकि उत्प्लावन बल है जो इस पानी को क्या कर रहा है, इस प्लेट को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। और कोई भी वस्तु जब तैरती है तो उसमें सबसे प्रमुख काम ये उत्प्लावन बल करता है। थोड़ा इसे अब मैं डिटेल से आपको समझा देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कोई वस्तु पानी की तैरती रहती है। इसके लिए थोड़ा आप समझ जाइए। देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया एक उत्प्लावन बल होता है, अर्थात कि पानी नीचे से फोर्स लगाता है, एक बल लगाता है, इसलिए कोई भी वस्तु इतनी आसानी से नीचे नहीं जाती है। कोई भी वस्तु कब तैरती है उसको समझने के पहले एक सिद्धांत है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था प्राचीन काल में। उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिद्धांत क्या था? देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में आभासी कमी हो जाती है। यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। आप देखिए, जैसे इससे थोड़ा समझिए कि कोई भी वस्तु पानी में भारी हल्की हो जाती है, उसका भार कम हो जाता है। आप इसका बिल्कुल इजीली प्रयोग कर सकते हैं। एक आप 4 या 5 किलो का पत्थर यदि आप जो ऐसे पकड़ो तो बहुत ही मुश्किल से पकड़ा जाता है, परंतु इसे यदि तालाब में आप तैर रहे हो और पानी के अंदर यदि वो 5 किलो का पत्थर पकड़ोगे तो वो पत्थर आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा, उसका भार आपको 5 किलो नहीं लगेगा। इसके पीछे वजह क्या है? अर्थात कि जब कोई वस्तु पानी में से डूबी जाती है तो वो वस्तुएं कुछ मात्रा में क्या करते हैं, उसका भार कम इसलिए होता है क्योंकि वो वस्तु कुछ मात्रा में अपना भार उसमें उसका जो द्रव्यमान होता है उसके मुकाबले में, जब कोई वस्तु पानी में डूबी जाती है तो वो क्या है कि कुछ भार अपने द्रव्यमान के हिसाब से वो भार हटाती है। और कोई वस्तु जितना भार हटाती है उतना ही उसका भार क्या होता है, आभासी कम हो जाता है। अर्थात वाकई कम नहीं होता है। 5 किलो का कोई पत्थर है 2 किलो का नहीं हो जाएगा, वो रहेगा 5 किलो का 5 किलो ही, पर पानी में उसका वजन हमें कम लगेगा। जैसे कि उसका वजन यदि पानी में हमें 3 किलो लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पत्थर ने
अपने लगभग 2 किलो भार का पानी उसने अपनी जगह से हटा दिया, जिसकी वजह से उसका वजन 2 किलो कम हो जाता है। ये था आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब कोई वस्तु पानी में कैसे तैरती है, देखिए जैसे ये कीली है, कीली को आप क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। इसमें दो चीजें काम करती है कि जो वस्तु पानी में डूबी जा रही है उसका सरफेस एरिया कितना है। इससे आपने कीली देखी, जैसे हमने पानी में डाली, अर्थात कि कोई भी वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है तो वो वस्तु अपने भार के से ज्यादा या अपने बराबर यदि पानी को यदि वो हटाती है तो इसका मतलब सोचिए कि वो वस्तु पानी में तैर जाएगी। और किसी वस्तु का जितना भार है उसके बराबर यदि वो पानी में यदि अपना पानी नहीं हटा पाती है तो इसका मतलब वो वस्तु डूब जाएगी। अब आपके पास जैसे कील है, कील पानी में डाली, कील जैसे ही डाली, क्योंकि कील का सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या हुआ कि जैसे पानी में डाली तो उसका सरफेस एरिया कम होने की वजह से उससे कील का जो भार है उस भार के मुकाबले में कम उसने पानी हटाया, जिसकी वजह से कील डूब गई। लकड़ी देखिए, लकड़ी का सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा था और लकड़ी का भार थोड़ा कम था, तो जैसे ही हमने लकड़ी को उसके अंदर पानी के अंदर डाला तो उसका जो सरफेस एरिया था ज्यादा होने की वजह से उसने अपने वजन से ज्यादा पानी हटा लिया, तो उसकी वजह से वो क्या हो गया, वो लकड़ी तैरने लगी। आपने जैसे प्लेट देखी होगी, क्योंकि प्लेट का भार उस कीली से भी ज्यादा था, परंतु उस प्लेट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जैसे ही प्लेट पानी के अंदर रखी तो उसका जितना भार है उससे ज्यादा क्या कर दिया, उसने पानी हटा दिया। और यही वजह होता है कि ये चीजें पानी में तैर जाती है। आप उदाहरण के रूप में देखिए, एक बहुत ही प्यारा उदाहरण, जैसे आपने बड़े बड़े जहाज दिखे होंगे, जहाज की जो नीचे जो परत लगाई जाती है, लोहे की जो परत होती है, जो चद्दर होती है, वो बहुत पतली होती है, या उसका सरफेस एरिया ज्यादा रखा जाता है। तो जहाज कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, वो जैसे ही पानी के अंदर एंटर होता है तो जहाज का जितना भार होता है उससे ज्यादा पानी वो जहाज क्या करता है, अपनी जगह से हटा देता है, जिसकी वजह से वो आराम से वो तैरता रहता है। आपने देखा होगा कि आप जब तालाब में तैरने जाते हैं, आप यदि तालाब में ऐसे ही कूद गए, आप सीधे कूद जाओगे तो आप बहुत जल्दी अंदर चले जाओगे, क्योंकि उस समय आपका शरीर का बहुत कम सरफेस भाग आपके पानी के टच में आ रहा है, इसलिए आप डूब जाओगे। परंतु आपने जो अच्छे तैराक होते हैं वो आराम से यदि पानी के ऊपर लेटे रहे तो वो इतनी आसानी से नहीं डूब सकते। सिर्फ लेटे रहे तो आप आराम से डूब जाओगे, परंतु क्या करते, कुछ तैराक धीरे धीरे हाथ पैर हिलाते रहते। हाथ पैर हिलाने का मतलब ये होता है क्योंकि जो मानव है वो अपने उसका जितना एरिया है, उसका सरफेस एरिया है, वो उससे पानी जितना उसका भार है उससे कम भार पानी हटा पाता है, जिसकी वजह से वो डूब सकता है। परंतु जैसे हम हाथ पैर चलाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जितना पानी हमारा शरीर हटाता है हाथ पैर हिलाने से, उससे ज्यादा पानी हम हटाने लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। कुल मिला के ये है कि तैरने का सिर्फ यही सिद्धांत है कि जो वस्तु अपने भार से ज्यादा या अपने भार के बराबर पानी को यदि हटा देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी में तैरेगी। यदि कील अपने भार के बराबर पानी को हटा देती तो वो भी क्या कर सकती, तैर सकती थी। यदि इसी कील की एक प्लेट बना के इसे तैराया जाए, आराम से उसे तैराया जा सकता है, क्योंकि तब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपनी तरफ से कोई भी सवाल जानने चाहें या किसी भी ऐसे किसी जो प्रश्न आपके दिमाग में घूम रहे हो तो यदि वो जानना चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उस पर वीडियो बना सकता हूँ। अभी तक आपने वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इससे शेयर कीजिए। धन्यवाद।